जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण है, इसमें सिंपली अपन देखें तो एक कांच का खोखला गोला होता है और उस कांच के खोखले गोले काट करके अगर अपन पॉलिश कर दें तो फिर इसके दो टाइप बन जाते हैं यहाँ पर, जिनको अपन पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण सिंपली एक कांच का गोला होता है और उस गोले को काट करके उसके दो भाग किए जाते हैं और पॉलिश के आधार पर उसके दो प्रकार बन जाते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन अवतल दर्पण के बारे में ही जिक्र कर लेते हैं। अगर कटा हुआ भाग जो है, जैसे ये उस गोलीय दर्पण का एक भाग है और इस कटे हुए भाग के अगर बाहर की ओर पॉलिश की हुई है, अगर इसको अपन बाहर से यहां से पॉलिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका अवतल दर्पण है। अब वो भाग आधा कटा हुआ ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अवतल दर्पण की पहचान केवल उसके कटे हुए भाग के बाहरी हिस्से पर की हुई पॉलिश से मालूम चलता है। तो ये दोनों ही फिगर किसके हैं? अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण कटे हुए भाग के बाहरी हिस्से पर पॉलिश की जाती है। फिर इसके बाद में अपन बात करें उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए पहचान का तरीका भी आसान है। जो भी कटा हुआ भाग है, चाहे वो ये भाग है चाहे वो ये भाग है, कटे हुए भाग के भीतरी हिस्से पर अगर पॉलिश की हुई है, कटे हुए भाग के भीतरी हिस्से पर अगर पॉलिश की गई है, इसका मतलब वो उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर उत्तल और अवतल दर्पण में आसानी से पहचान की जा सकती है। अवतल दर्पण में ये पॉलिश बाहर की ओर नजर आ रही है और उत्तल दर्पण में यही पॉलिश कटे हुए भाग के भीतरी हिस्से की ओर की गई। तो यहाँ पर अपन गोलीय दर्पण को कैटेगराइज कर चुके हैं। इसके बाद में इसका बेसिक एक टॉपिक है दर्पण से संबंधित शब्दावली। तो वो शब्दावली, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है दर्पण की, वो पढ़ने के बाद में अपन आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसके बाद में दर्पण की शब्दावली पढ़ेंगे। तो देखो, दर्पण की शब्दावली से संबंधित कुल 8 पॉइंट हैं। वो 8 पॉइंट आपको बार बार चैप्टर में बोले जाएंगे, तो उन 8 पॉइंट का ज्ञान होना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर अगला जो अपना टॉपिक है वो है दर्पण की शब्दावली। मिरर्स टर्मिनोलॉजी। देखो, मिरर की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसमें अपन बार बार एक शब्द काम में लेंगे, मुख्य अक्ष। तो हमें मुख्य अक्ष के बारे में मालूम होना चाहिए कि मुख्य अक्ष है क्या। मुख्य अक्ष को अपन प्रधान अक्ष भी कहते हैं। मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। तो देखो, जो भी आपने अभी गोलीय दर्पण के दो भाग किए, तो उस गोलीय दर्पण का कटने के बाद में हो सकता है अपन पॉलिश बाहर की ओर करें, हो सकता है पॉलिश भीतर की ओर करें। बाहर की ओर पॉलिश करें तो बन जाता है आपका अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का जो ये कटा हुआ भाग है, इसका एक मध्य बिंदु परिभाषित होता है। इस मध्य बिंदु को यहाँ पर अपन ध्रुव कहते हैं। इसका भी अपन जिक्र करेंगे कि जो आपका परावर्तक पृष्ठ है,
यानी अवतल दर्पण ये परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो इसका जो मध्य बिंदु है इसको अपन यहाँ पर नाम देंगे ध्रुव। ध्रुव को P से लिखा जाएगा। इस ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा है, इस रेखा को ही अपन कहते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो भी दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, उसके ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ध्रुव की जानकारी भी यहाँ से हमें मिल चुकी है कि ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु होता है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है इससे संबंधित वो ये है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि यहाँ पर जो आकृति है वो वक्र टाइप की, इसका मतलब त्रिज्या तो जरूर यहाँ पर बनेगी। आपने जो कांच के गोले का काट करके एक हिस्सा तैयार किया है, वो प्रारंभ में किसी न किसी कांच के खोखले गोले का हिस्सा रहा हुआ है। तो उस कांच के खोखले गोले का जो हिस्सा है, उस गोले की त्रिज्या को ही अपन यहाँ पर नाम देंगे वक्रता त्रिज्या। यानी जो भी उत्तल या अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से निर्मित है, उस खोखले गोले की जो रेडियस है वो रेडियस कहलाएगी यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। सपोज करो जैसे इस प्रकार से गोला कटा हुआ था, तो इस कांच के खोखले गोले का गोले की एक रेडियस बनेगी, और ये जो रेडियस है ये रेडियस ही क्या कहलाएगी यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर अपन मुख्य अक्ष के बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं। ध्रुव दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है। वक्रता त्रिज्या, जो भी आपका उत्तल या अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से निर्मित है, उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को तो यहाँ पर वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या इसके केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है। यानी यहाँ पर अपन वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ चुके हैं। वक्रता केंद्र खोखले गोले का जो केंद्र है वही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और खोखले गोले के केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको अपन कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या एक प्रकार की दूरी। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं फोकस बिंदु। पांचवा जो पॉइंट है वो है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु की भी चर्चा अपन बार बार करेंगे। क्या है फोकस बिंदु? जैसे आपके मिरर पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि मिरर पर प्रकाश किरण आपतित होगी तो उनको वो परावर्तित भी करेगा। परावर्तित करने के बाद में अगर वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। तो यहाँ पर अपन फोकस बिंदु के बारे में ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर से इस प्रकार से अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु हो गया ध्रुव है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कई प्रकाश किरणें, जैसे एक किरण ये ऊपर से जा रही है, एक किरण नीचे से भी हो सकती है, ये सब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है वो बिंदु ही यहाँ पर फोकस बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर फोकस बिंदु कि कोई भी दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहा जाता है फोकस बिंदु। छठा जो इसका पॉइंट है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी जो स्मॉल एफ से लिखी जाती है, कैपिटल एफ से अपन फोकस बिंदु को डिनोट करेंगे और फोकस दूरी को अपन स्मॉल एफ से। तो यहाँ पर आपको फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में एक दूरी नजर आ रही है, इस दूरी को ही कहा जाता है फोकस दूरी। ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी एक प्रकार की दूरी है, और ये कौन सी दूरी है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी है, इसको कहेंगे अपन फोकस दूरी।
फिर सातवां जो पॉइंट है वो है फोकस तल। सातवां पॉइंट इसका बनता है फोकस तल। ध्यान दें, यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में यहां आ रही है। अगर ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर न होकर के थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ये बिंदु ऊपर भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो फोकस बिंदु है वो जिस तल में ऊपर नीचे गति करता है उस तल को ही कहा जाता है फोकस तल। और लास्ट पॉइंट इसका बनता है द्वारक। तो आठवां जो पॉइंट है वो है द्वारक। तो यहाँ पर जो गोलीय दर्पण के अपन ने दो भाग किए हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो भी व्यास बनता है उस व्यास को ही अपन क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ये आकृति है तो इसका ये इस प्रकार से व्यास बनेगा, तो ये व्यास ही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। तो अपन यूं कह सकते हैं कि दर्पण का जो द्वारक है वो उसका व्यास ही होता है। इस प्रकार से ये जैसे अवतल दर्पण है तो इसके जो परावर्तक पृष्ठ के दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच की सीधी दूरी को भी अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर द्वारक कह सकते हैं। तो दर्पण की जो शब्दावली है इसमें टोटल 8 पॉइंट है। सबसे पहले अपन ने मुख्य अक्ष के बारे में देखा। तो मुख्य अक्ष बिल्कुल ध्रुव से होकर गुजरने वाली लाइन को अपन कहते हैं, और ध्रुव आपको मालूम है दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, यानी ठीक बीच में स्थित होता है। फिर अपन बात कर रहे थे वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। तो जो भी गोलीय दर्पण है, चाहे वो उत्तल है चाहे अवतल है, वो प्रारंभ में किसी न किसी कांच के खोखले गोले का हिस्सा जरूर रहा है। तो उस खोखले गोले का जो केंद्र है उस केंद्र को तो क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन कह देंगे वक्रता त्रिज्या। इसके बाद में दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है सॉरी, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और फोकस तल। तो फोकस बिंदु के बारे में मैंने बताया कि आपको मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली जो किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए वो पीछे जाकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल सॉरी अवतल दर्पण में वो वास्तव में मिलती है। तो यहाँ पर जहां पर भी वो मिलती है उसको अपन कहेंगे फोकस बिंदु। फोकस दूरी की अपन बात करें तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ये गैप है, इसी को अपन कहेंगे फोकस दूरी। और फोकस तल, ये जो फोकस बिंदु है ये फोकस बिंदु इस तल में ऊपर नीचे गति कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल है मुख्य अक्ष के तब तो ये फोकस बिंदु यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर ये इसके समांतर नहीं है तो फोकस बिंदु ऊपर या फिर नीचे मूव कर सकता है। इसलिए अपन यूं कहते हैं कि जो फोकस बिंदु है वो जिस तल में ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर गति करता है उस तल को ही कहते हैं फोकस तल। और लास्ट पॉइंट अपना था द्वारक। तो द्वारक दर्पण का मैंने बता दिया कि आपको व्यास होता है, दर्पण का सिंपली जो व्यास होता है उसी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, द्वारक। तो यहाँ पर जितने भी अपने 8 पॉइंट पढ़े इनमें इनमें वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और द्वारक, ये तीन दूरियां होती हैं। तो इनको याद रखें कि ये तीनों दूरियां हैं। इनमें द्वारक अपने कम काम में आता है, बाकी ये 7 पॉइंट अपने काम में आते रहते हैं। तो ये थी अपनी दर्पण की शब्दावली। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि दर्पण से यानी गोली दर्पणों से प्रतिबिंब किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के कुछ रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, साथ में एक चिन्ह परिपाटी भी हमें ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने से संबंधित चिन्ह परिपाटी, तो सबसे पहले अपन साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी पढ़ लेते। दर्पण की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन।
देखो चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी में 3 रूल दिए गए हैं। सबसे पहला जो रूल है वो देखो इस प्रकार से है। जैसे ये सामने जो मैं मिरर बना रहा हूं ये अवतल दर्पण है। इसके परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है जिसको अपन नाम दे रहे थे ध्रुव है, यहाँ पर अभी आया था फोकस बिंदु, और इसका जो केंद्र होता है उसको अपन कहते हैं वक्रता केंद्र। जैसे सपोज करो प्रकाश किरण इस प्रकार से बाएं सिरे से इस दर्पण पर आपतित हो रही है, तो बाएं सिरे से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से जरूर परावर्तित होगी इस प्रकार से। तो इसका सबसे पहला जो रूल है कि इसमें जितनी भी दूरियां हैं, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि ये फोकस दूरी कहलाती है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो जितनी भी दूरियां बनती हैं वो सारी दूरियों का निर्धारण इस ध्रुव से किया जाता है। ये वक्रता त्रिज्या आर। तो जैसे सपोज करो अपन फोकस दूरी को ही मेजर कर रहे हैं, तो फोकस दूरी को मेजर करने के लिए अपन कहां से चलेंगे, ध्रुव से चलेंगे। हमें आर का निर्धारण करना हो, वक्रता त्रिज्या का निर्धारण करना है, तो हमें कहां से चलना होगा, ध्रुव से चलना होगा। तो पहला जो मुख्य इसका रूल है वो है सभी दूरियों का, जितनी भी दूरियां हैं यू वी एफ आर, सभी दूरियों का निर्धारण ध्रुव से किया जाता है। निर्धारण ध्रुव से किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। यानी जैसे अपन गणित के अंदर कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो अक्षों का कटान बिंदु होता है जिसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, उस मूल बिंदु से दूरियों का निर्धारण किया जाता है। सेम ऐसे ही अपने दर्पण में भी एक निर्देश बिंदु होता है जिसको अपन ध्रुव कह रहे हैं। तो सभी दूरियों का निर्धारण कहां से किया जाना चाहिए, ध्रुव से किया जाना चाहिए। इसका सबसे पहला रूल है चिन्ह परिपाटी का। इसके बाद में दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि बाईं ओर से अगर प्रकाश आपतित हो रहा है तो मापी गई जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होगी। यानी इस प्रकार से, जैसे सपोज करो यहां अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इस प्रकार से प्रकाश किरण चलेगी, तो ये ऑब्जेक्ट अपना बाईं ओर है, तो आपतन भी प्रकाश का कहां से होगा, बाईं ओर से होगा। तो इस आपतन के अगर अपन विपरीत दिशा में चलकर आए, सपोज करो हमें एफ का निर्धारण करना है, तो एफ का निर्धारण करने के लिए हमें चलना तो कहां से है, पी से। तो पी से चलकर अपन कहां तक आएंगे, एफ तक। इसका मतलब अपन आपतन के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी आपतन तो हो रहा है बाईं ओर से और अपन चल करके आ रहे हैं पी से एफ की ओर। कहने का मतलब आपतन के विपरीत दिशा में, तो मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। आपतन के विपरीत दिशा में चली गई दूरी ऋणात्मक लें, विपरीत दिशा में चली गई दूरियां ऋणात्मक होगी। और सपोज करो अपन पी से इधर चल रहे हैं, इसका मतलब अपन आपतन की दिशा में चल रहे हैं, और आपतन की दिशा में चलेंगे इसका मतलब दूरी धनात्मक लेंगे। तो आपतन के विपरीत दिशा में चली गई दूरियां ऋणात्मक होगी, आपतन की दिशा में चली गई दूरी धनात्मक दिशा में चली गई दूरियां धनात्मक लेनी। तो दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि अगर प्रकाश के आपतन के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दूरी को लेना है ऋणात्मक, और आपतन की दिशा में चल रहे हैं तो इसका मतलब आपको दूरी को लेना है पॉजिटिव। इसके बाद में जो तीसरा रूल इसका बना है वो ये है कि अगर अपन मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जा रहे हैं तो दूरियां पॉजिटिव लें, और मुख्य अक्ष से नीचे जा रहे हैं तो हमें दूरियां नेगेटिव लेनी।
तो मुख्य अक्ष से ऊपर चली गई दूरियां धनात्मक, दूरियां धनात्मक, जबकि नीचे चली गई दूरियां ऋणात्मक हो। रूल तो यहाँ पर 3 बनाए गए इसके। अब इन तीनों रूल को कैसे अप्लाई करेंगे वो अपन एक डायग्राम की मदद से सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी दूरियां निर्धारित की जाएगी वो कहाँ से, वो ध्रुव से की जानी है। अपने दिमाग में ये रखना है कि हमें जहां भी चलना है वो ध्रुव से चलना, चाहे ध्रुव से अपन बाईं ओर चल रहे हैं चाहे ध्रुव से अपन दाईं ओर जा रहे हैं, लेकिन चलना हमेशा ध्रुव से। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु था कि आपतन के अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दूरियां ऋणात्मक लें, आपतन की दिशा में जा रहे हैं तो दूरियां धनात्मक ली जाए। फिर इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मुख्य अक्ष से ऊपर अगर अपन जा रहे हैं तो दूरियां पॉजिटिव लें, मुख्य अक्ष से नीचे चलने पर दूरियां नेगेटिव। जैसे मैं आपको एक डायग्राम की मदद से क्लियर करता हूं इसको। मेरे पास में एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, मध्य बिंदु जिसको अपन ध्रुव कहते हैं, यहाँ पर फोकस बिंदु होता है और यहाँ आपका वक्रता केंद्र। सपोज करो अपन यहाँ पर एक बिंब लेते हैं, ये अपना बिंब है और इस बिंब का एक प्रतिबिंब बना रहा हूँ। यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला जो रूल आपने 10th क्लास में सीखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती। दूसरा जो रूल है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरे तो वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के पैरेलल वापस समांतर हो जाती है। कहने का मतलब ये दोनों किरणें जहां पर आकर के कट रही है वहां इस बिंब AB का प्रतिबिंब बना एडीज बीडीज। अब जितनी भी दूरियां हैं सब दूरियों को मैं डायग्राम में यहाँ पर दर्शा देता हूँ। उनमें बिंब दूरी, जो बिंब और P के बीच की दूरी होती है, जैसे बिंब अपना AB है तो AB बिंब और P के बीच की दूरी को अपन बिंब दूरी के नाम से जानते हैं, बिंब दूरी U से लिखते हैं। फिर इसका इमेज बना यहाँ पर एडीएस बीडीएस, तो इसके इमेज और ध्रुव के बीच की दूरी जिसको अपन V से लिखेंगे। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी जिसको अपन अभी सीख रहे थे फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जिसको अपन अभी नाम दे रहे थे वक्रता त्रिज्या। तो जितनी भी दूरियां थी उनको मैं यहाँ पर दर्शा चुका हूँ। बिंब दूरी जिसको अपन U से लिख रहे हैं, प्रतिबिंब दूरी जिसको अपन V से लिख रहे हैं, फोकस दूरी स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, और इसके अलावा दो दूरियां और हैं जिनको अपन प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर h बिंब की लंबाई है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि बिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर तीसरे रूल के अकॉर्डिंग ये h यहाँ पर क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ पर एडीएस बीडीएस जो मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है और इसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ एच डीस। तो यहाँ पर अपने पास में टोटल दूरियां ये हो गई हैं। अपने पास में U है, V है, F है, R है, H और H डीस। टोटल कितनी दूरियां हो चुकी हैं, अपने पास में 6 दूरियां हो चुकी है। तो यहाँ पर रूल्स अपन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला रूल तो ये था कि
सभी दूरियों का निर्धारण अपन कहां से करेंगे? निर्देश बिंदु ध्रुव से करेंगे। ठीक है। दूसरा जो रूल था वो ये था कि अगर अपन आपतन के विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमें दूरियां नेगेटिव लेनी, आपतन की दिशा में चलेंगे तो दूरियां धनात्मक। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा u है। अब u के लिए अपन ध्रुव से चलेंगे तो अपन ध्रुव से कहां तक चलेंगे? ए तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसका निर्धारण करना है? u का निर्धारण करना है। तो p से अपन a तक जाएंगे, इसका मतलब u का निर्धारण होगा। तो यहां पर आपतन बाईं ओर से हो रहे हैं और अपन आपतन के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि u यहां पर नेगेटिव होगा। v का निर्धारण करें तो v के लिए भी हमें p से किधर चलना पड़ेगा? a डेश तक चलना पड़ेगा। इसका मतलब वो फिर अपन अगेन आपतन के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब यहां पर v भी क्या होगा? नेगेटिव। फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी के लिए भी हमें पी से कहां तक चलकर आना पड़ेगा? एफ तक। अगेन अपन आपतन के विपरीत दिशा में, क्योंकि आपतन की दिशा तो ये हो गई, ये आपतन की दिशा हो गई और अपन चल रहे हैं आपतन के विपरीत दिशा में। इसका मतलब यहां पर एफ भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या के लिए भी हमें आपतन के विपरीत दिशा में चलकर जाना होगा, आर नेगेटिव होगा। अब अपन एच और एच डेस की बात करें तो एच यहाँ पर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, तो रूल अपना ये कहता है कि अगर मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहे हैं तो दूरियां पॉजिटिव लें और मुख्य अक्ष से नीचे जाएं तो दूरियां नेगेटिव। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो मुख्य अक्ष से नीचे हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एच डेस नेगेटिव लिया जाए। इस प्रकार से अपन चिन्ह परिपाटी का अनुसरण करके यहाँ पर आगे अपन कई डेरिवेशन काम में लेने वाले हैं। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।